हानली कह रहा था कि मुझे ये जगह बहुत पसंद है, यहाँ पर काफी शांति है, लेकिन मुझे मेरी छोटी बहन की बहुत याद आती है। देखो, उसने मुझे एक तोहफा दिया था जिसे मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। जिस पर लीफाई कह रहा था कि हाँ यार, हमें पता है, इस दिन जब हम सेक्ट की तरफ जा रहे थे तब तुम्हारी सिस्टर हानली को रो रो कर पुकार रही थी। दरअसल वो हानली को चिढ़ा रहा था। अब ये लोग जैक को उसकी बहनों के बारे में पूछ रहे थे, तो वो बताता है कि मेरी बहनें तो बहुत खतरनाक हैं। उन्होंने बचपन से ही मुझे बहुत परेशान किया। इनफैक्ट मेरी आंखों पर जो चोट है वो भी उन्हीं की निशानी है। इसलिए मैं घर पर किसी को भी मिस नहीं करता। मैंने तो डिसाइड किया है कि मैं कभी घर वापस नहीं जाऊंगा। यहाँ पर तो मैं बहुत खुश हूँ। मैंने आर्मर्ड एलिफेंट स्किल को ऑलमोस्ट मास्टर कर लिया, इसलिए अब मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता। और किस्मत से मेरे पास तुम्हारे जैसे दोस्त हैं, तो मुझे और किसी की जरूरत नहीं। हम हमेशा दोस्त रहेंगे। अब हानली और जैक की लाइफ डिवाइन पाम वैली में काफी अच्छे से गुजर रही थी। वो उन्हें एलिक्सर बनाना सीख रहे थे, लेकिन वो हानली को सिर्फ फॉरएवर स्प्रिंग स्किल को प्रैक्टिस करने बोलते हैं, जिस वजह से कभी कभार हानली को उन पर शक भी होता था कि आखिर वो उसे फाइटिंग स्किल क्यों नहीं सिखाते। मगर फिर वो अपने दोस्तों के साथ अपना गम भूल जाता है। लेकिन एक दिन उसे एक अजीब सा सपना आया, जिसमें उसे एक एलिक्सर की बोतल नजर आती है और फिर उस बोतल में कहीं से ग्रीन लिक्विड भरा जा रहा था। लेकिन ये सपना पूरा हो पाए इससे पहले ही खिड़की की आवाज से हानली की नींद खुल जाती है। अब वो उस विंडो को क्लोज करने चला जाता है, मगर उसे थोड़ी दूरी पर वही ग्रीन बॉटल नजर आ रही थी जो उसने अभी अभी सपने में देखी थी। तो हानली उस रोशनी को फॉलो करते हुए जंगल में पहुंच जाता है। वो बॉटल एक पेड़ के रूट के पास रखी हुई थी, तो हानली तुरंत ही उसे कलेक्ट करके घर की तरफ भागने लगता है। वो सीधा जैक के रूम में चला गया था, मगर जैक तो वहां पर था ही नहीं। और अब अचानक से तूफान आ जाता है। हानली सोच रहा था कि इतनी तेज बारिश और तूफान में उसका दोस्त कहाँ गया होगा, इसलिए वो उसे जंगल में ढूंढने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं, जो किसी बंदे को फॉलो कर रहा था। तूफान की वजह से उसे हानली की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। और अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। वहीं हानली अपने दोस्त को इधर उधर ढूंढ रहा था और तभी वो फिसल के गिर जाता है। उसके सामने एक बॉडी पड़ी हुई थी, साथ ही वहां के पेड़ पर ताजे खून के निशान थे। हानली तो उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। और अब हमें सीधे 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। हानली अभी भी अपने दोस्त की टेंशन में था और तभी वो देखता है कि उसके मास्टर वो घर पे वापस आ गए हैं। वो उन्हें बता रहा था कि शायद जैक को कुछ हो गया है। वो अब उन्हें बॉडी दिखाने ही वाला था, मगर तभी डॉक्टर मो कहते हैं कि हाँ, मुझे पता है। दरअसल जैक अपने घर वापस चला गया। वो अपनी फैमिली को बहुत मिस करता था, इसलिए वो बिना बताए यहाँ से भाग गया। मगर हानली को पता था कि जैक अपनी फैमिली को बिल्कुल भी मिस नहीं करता था, लेकिन वो सीनियर के सामने खामोश था। डॉक्टर मो उससे कह रहे थे कि अब ये बंदा भी हमारे साथ रहेगा। ये आयरन स्लेव है, इसका काम है हमें प्रोटेक्ट करना। जिसके बाद वो हानली की प्रोग्रेस चेक करते हैं और उसी वक्त हानली की नजर उनके ब्रेसलेट पर पड़ती है। उसमें से एक बीड मिसिंग था, तो हानली तुरंत ही अपने पास रखा हुआ बीड छुपा लेता है। वो कहता है कि सॉरी मास्टर, जब आप यहाँ पर नहीं थे तब मैंने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की। ये सुनकर डॉक्टर मो काफी डिसअपॉइंटेड थे, जिसके बाद वो कहते हैं कि हानली, चलो ये बताओ कि मेरी आगे कितनी होगी। जिस पर हानली कहता है कि शायद आप 70 साल से ऊपर होंगे। तो डॉक्टर मो कहते हैं, ना, तुम गलत हो, मैं सिर्फ 47 का हूँ। ये सुनकर तो हानली के होश ही उड़ गए थे। जिसके बाद डॉक्टर मो उसे अपनी कहानी बताते हैं। वो कह रहे थे कि कुछ साल पहले की बात है। 7 कंट्रीज के सभी लोगों को मेरा नाम पता था। मेरा पूरा नाम है मो जू रेंग और मुझे गोस्ट हैंड के नाम से भी जाना जाता था। अच्छे या बुरे, कोई भी फैक्शंस मुझसे पंगा लेने से डरते थे, क्योंकि जो भी मेरे रास्ते में आता, मेरा घोस्ट हैंड उसे खत्म कर देता। मगर फिर एक दुश्मन ने मुझे चालाकी से फंसा दिया।
उस वक्त मैं मारने ही वाला था, लेकिन मेरी मेडिकल स्किल ने मेरी जान बचाई। हालांकि मुझे इससे ज्यादा खुशी नहीं हुई, क्योंकि मैं जवानी में ही बुद्धा दिखने लगा। मेरे रिकवरी का बस एक ही रास्ता है, जो कि है मेरे मेरिडियंस को अनब्लॉक करना। लेकिन ये काम बस वही बंदा कर सकता है जिसके पास फॉरएवर स्प्रिंग स्किल हो। मैंने 100 से भी ज्यादा बच्चों को स्किल सिखाने की कोशिश की, मगर उनमें से कोई भी मेरी बॉडी के अंदर मेरिडियन को मूव नहीं कर पाया, सिवाय तुम्हारे। तुम्हें खुद ऊपर वाले ने ही मेरी मदद करने भेजा है, मगर 3 सालों से प्रैक्टिस करके भी तुम चौथी लेवल पर पहुंच नहीं पाए। इसलिए मैं तुम्हारे लिए हर्ब्स ढूंढने चला गया और मेरा मुकाबला मेरे पुराने दुश्मन से हो गया। उसके साथ फाइट में मैं और ज्यादा घायल हो चुका हूँ और अब मेरे पास बस 1 साल का वक्त बचा है, जिस पर हनली कह रहा था कि मास्टर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, मगर अभी तक मैं इससे मास्टर नहीं कर पाया। तो डॉक्टर मो उससे कहते हैं कि इस वाटर को कंज्यूम करो, इससे तुम्हें ब्रेक थ्रू करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। दरअसल ये एक पॉइजन है, इससे पीने के बाद तुम्हारे पास भी मेरे जैसे 1 साल का ही वक्त रहेगा। अगर इस 1 साल में तुम मुझे क्योर कर पाएं तो मैं तुम्हें इस पॉइजन का एंटीडोट दे दूंगा, और अगर नहीं तो फिर तुम भी मेरे साथ मारे जाओगे। ये सब सुनकर हनली काफी डर गया था। वो कहता है, मास्टर मैं कोई जहर नहीं पीने वाला। जिस पर डॉक्टर मो कहता है कि तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, और तभी वो आयरन स्लेव हनली को पकड़ लेता है। डॉक्टर मो कह रहे थे कि तुम मुझे बचा के ही जिंदा रह सकते हो, नहीं तो फिर तुम्हारी मौत कंफर्म है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तो हनली मजबूर होते हुए वो ड्रिंक लेने के लिए मान जाता है। इस तरह से मास्टर ने अपने ही डिसाइपल को जहर पिला दिया। वो कह रहा था कि अब हम दोनों एक ही नाव पर सवार हैं, डूबे तो साथ ही डूब जाएंगे, और अगर तैर गए तो फिर क्या ही कहने। जिसके बाद वो हनली को हर्ब्स देकर एलिक्सिर बनाने के लिए बताता है। तो हनली वो पैकेट लेकर वहां से जा ही रहा था, तभी डॉक्टर मो उससे कहता है कि जब मैं पहली बार तुमसे मिला था तभी मैं समझ गया कि तुम बहुत स्मार्ट हो, मगर हमेशा स्मार्ट रहना सही नहीं होता, क्योंकि शेर पर कोई ना कोई सवार जरूर होता है। फिलहाल मैं वैली से बाहर जा रहा हूँ, मेरे वापस आने तक अच्छे से प्रैक्टिस करना। लेकिन हनली खामोशी से वहां से चला जाता है। वो काफी ज्यादा भड़क गया था। तो डॉक्टर मो के वापस जाने के बाद वो अपनी बैग पैक करता है, मगर उसे पता था कि यहाँ से भाग के कोई फायदा नहीं होने वाला। बिना एंटीडोट के वो 1 साल के बाद सरवाइव नहीं कर पाएगा। साथ ही उसे ये भी डाउट था कि अगर उसने डॉक्टर मो की मदद भी की तो पता नहीं वो उसे एंटीडोट देगा या नहीं। इसलिए हनली अपना एक बैकअप प्लान बनाना शुरू कर देता है। उसने एलिक्सिर बनाकर प्रैक्टिस करना शुरू कर दी, जिससे वो फॉरएवर स्प्रिंग स्किल की स्टेज 1 पर पहुंच गया था। लेकिन उसे अपने कल्टीवेशन लेवल को स्पीड अप करने के लिए हर्ब्स की जरूरत थी, और उसके पास जो हर्ब्स थे वो फुल्ली ग्रोन नहीं थे, जिस वजह से उनका यूज नहीं किया जा सकता था। और फिर उसे ली फे मिलने आ जाता है। वो जैक के बारे में पूछ रहा था, तो हानली उससे कहता है कि डॉक्टर मो ने मुझे बताया कि वो अपने घर वापस चला गया, और अब डॉक्टर मो भी वापस चले गए हैं। ली फे उससे पूछ रहा था कि भाई तुम ठीक तो हो ना, मैंने आज तक तुम्हें इतना परेशान कभी नहीं देखा। हानली चाहकर भी उसे कुछ भी बता नहीं सकता था, क्योंकि डॉक्टर मो के साथ पंगा लेने से ली फे की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। तो हानली उससे कहता है कि मेरे दोस्त, क्या तुम मुझे अगले 6 महीनों में एडवांस्ड कुंफू सिखा सकते हो? तो ली फे बताता है कि 6 महीने में एडवांस्ड कुंफू सीखना इम्पॉसिबल है, क्योंकि तुम्हारे पास इंटरनल पावर नहीं है। ये सुनकर हानली निराश हो गया था। अब ली फे उससे कहता है कि भाई तुम्हें अचानक से कुंफू में इतनी दिलचस्पी कहाँ से आ गई? जिस पर हानली कह रहा था कि यार फाइट सीखने में क्या प्रॉब्लम है, वो मेरे कभी भी काम आ सकती है। तो ली फे कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ बेसिक किताबें ढूंढता हूँ, लेकिन अभी के लिए मुझे जाना होगा, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। अब रात के टाइम हानली ठीक से सो भी नहीं पा रहा था, इसलिए उसने ग्रीन बॉटल को चेक किया। वो कहता है कि मैंने कई बार इससे ओपन करने की कोशिश की, मगर ये बॉटल खुली नहीं, और आज चंद की रोशनी में तुरंत ही ओपन हो गई।
उसे याद आता है कि सपने में उसने ढेर सारे पौधों को तेजी से ग्रो होते हुए देखा था। तो वो वहां मौजूद छोटे से पौधे के रूट्स में इसका एक ड्रॉप डाल देता है ताकि वो लिक्विड पॉइजन से है या सेफ है इसे चेक किया जाए। जिसके बाद वो सो जाता है। अगली सुबह जब हानली की आंख खुली तभी वो देखता है कि वो पौधा तो बहुत बड़ा हो चुका था। वैसे भी हानली के पास एलिक्सिर बनाने के लिए ज्यादा मैच्योर हर्ब्स नहीं थे, तो वो अपना एक सीक्रेट गार्डन बना लेता है। उसने पानी में उस पोशन को मिलाकर वही पानी पौधों को दे दिया, जिससे वो हर्ब्स बड़ी तेजी से ग्रो हो रहे थे। और फिर उन्हीं का यूज करके हानली ने ढेर सारे एलिक्सिर बना लिए। वो उन्हीं का यूज करके 3rd लेवल पर पहुंच चुका था। लीफे भी उसके लिए कुछ किताबें लेके आता है ताकि उनकी पढ़ाई करके हानली कुंफू के बेसिक्स सीख पाए। हानली को उसमें ब्लिंकिंग सोर्ड टेक्निक बहुत ज्यादा पसंद आई थी, जिस पर लीफे कहता है कि अरे ये तो सबसे लो लेवल की टेक्निक है। खैर, ये किताब ही रख लो और साथ ही मेरा टाइगर भी रख लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। मगर हानली तो बुक पढ़ने में इतना बिजी था कि उसे थैंक यू भी नहीं बोला। लीफे उससे कहता है कि यार एटलीस्ट थैंक्स तो बोल ही सकते थे, मगर हानली तो उस किताब में ही खो गया था। तो लीफे परेशान होकर वहां से चला जाता है। अब हानली ने ब्लिंकिंग स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करना शुरू कर दी थी। शुरू में तो वो बस गिरते ही जा रहा था, लेकिन 6 महीनों के अंदर ही उसने काफी हद तक इम्प्रूवमेंट कर ली थी। वो अब डेली एलिक्सिर कंज्यूम करके प्रैक्टिस करता और इस तरह से वो फॉरएवर स्प्रिंग स्किल की 4थी लेवल पर पहुंच जाता है, जिससे उसके सुनने की पावर्स काफी हद तक बढ़ गई थी। और इसी के चलते वो 2 लोगों की बातें छुपकर सुन लेता है। दरअसल ये वू यान और जियाओफियो हैं। हानली को उनकी बातों से पता चलता है कि वू यान वुल्फ गैंग का जासूस है, तो वो जल्दी से अपने दोस्त लीफे को खबर भेजवा देता है। अभी एक दिन सेक्ट की कारेजस जंगल से गुजर रही थी, तभी उन पर ब्लड वुल्फ गैंग हमला कर देती है। उन्होंने कई सारे डिसिप्लिन्स को खत्म कर दिया था, मगर फिर लीफे और उसके साथी कारिज से बाहर आके वुल्फ गैंग वालों की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। इस बैटल में हानली ने भी हिस्सा लिया था। वो अब फाइटिंग स्किल में काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका था। और अब हमें 6 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है। हानली अब फॉरएवर स्प्रिंग स्किल की 6ठी लेवल पर पहुंच चुका था, जिससे उसकी नजर बहुत तेज हो गई थी। साथ ही वो मार्शल आर्ट की शिफ्टिंग स्मोक टेक्निक को भी प्रैक्टिस करता है। इससे उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। और अब प्रैक्टिस खत्म करके हानली घर चला जाता है। वो देखता है कि डॉक्टर मो घर वापस आ गया है और वो उसी का इंतजार कर रहा था। वो एज यूजुअल उसकी कल्टीवेशन चेक करने आया था, मगर हानली उसे एंटीडोट की मांग करता है। हानली उसे कह रहा था कि मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया है, मगर बिना एंटीडोट के मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। ये सुनकर डॉक्टर मो ने तुरंत ही उसे एंटीडोट दे दिया, जिसे कंज्यूम करने के बाद हानली उसके सामने जाके बैठ जाता है। इस बार डॉक्टर मो उसकी ची पावर देख के बहुत ज्यादा खुश हो गया था और तभी हानली उस पर डैगर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर मो उसके हर एक अटैक को डोड कर रहा था। वो कहता है कि शायद तुमने मेरे पीछे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है। और तभी हानली वहां पर स्मोक का ब्लास्ट करके उस धुएं के आद में छुप गया था। तो डॉक्टर मो दरवाजा बंद करते हुए कह रहा था कि तुम्हारी ये ट्रिकी ट्रिक्स का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। तभी हानली दोबारा से उस पर कूद जाता है। वो डॉक्टर मो को घायल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर डॉक्टर मो उसे तगड़ी कर देता है और फाइनली डॉक्टर मो ने उसे कैबिनेट के नीचे दबा दिया। उसे लग रहा था कि हानली अब हार मान लेगा, मगर नहीं, हानली हार नहीं मानता। और इसी दरमियान डॉक्टर मो ने डिमोनिक सिल्वर हैंड का यूज करके हानली पर अटैक कर दिया, जिससे वो नीचे गिर जाता है। इस अटैक में हानली बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। वो देखता है कि डॉक्टर मो उसी की तरफ आगे बढ़ रहा है, इसलिए वो जल्दी से दूर ओपन करके डॉक्टर मो की आंखों पर डायरेक्शन लाइट गिरा देता है। इससे डॉक्टर मो कंप्लीटली डिस्ट्रैक्ट हो गया था और तब तक हानली ने उस पर पॉइजन डैगर से अटैक कर दिया। वो उससे पूछ रहा था कि बताओ मेरा दोस्त जैक कहाँ है। तो डॉक्टर मो उससे कहता है कि तुम तो बहुत स्मार्ट हो, तुमने तो अभी तक समझ जाना चाहिए था कि वो कहाँ है।
और तभी आयरन स्लेव आलिंग आके उस पर एक पंच मार के हान ली को नॉकआउट कर देता है। जब हान ली की आंख खुली तब वो एक अलग ही जगह पर था। वो वहां पर एक बॉक्स ओपन कर देता है जिसमें 7 डैगर्स रखे हुए थे। दरअसल डॉक्टर मो 7 गोस्ट सोल डेवोरर आर्ट का यूज करके खुद को हील करने वाला था, जिसके बाद वो खुद की बॉडी में यिन ची को घुसा देता है। हान ली तो ये सब देख के बहुत ज्यादा डर गया था। अब उन डैगर में से 7 घोस्ट्स बाहर निकलकर हान ली की बॉडी में चले जाते हैं, जिससे हान ली बेहोश हो गया था। अब वो आयरन स्लेव को भी बाहर भेज देता है। इधर हान ली की सोल एक जगह ट्रैप हो गई थी और एक खतरनाक सर्पेंट उसे जकड़ने की कोशिश कर रहा था। दरअसल इस टेक्निक को सोल रिप्लेसमेंट कहते हैं, मगर हान ली उस स्नेक के साथ फाइट कर रहा था क्योंकि डॉक्टर मो को पता ही नहीं था कि हान ली की कल्टीवेशन डॉक्टर मो से भी हायर लेवल की हो चुकी है और इस तरह से वो डॉक्टर मो की सोल को खत्म करके होश में आ जाता है। वो देखता है कि डॉक्टर मो इस रिचुअल में मर गया, मगर डॉक्टर मो ने मारने के बावजूद भी अपना काम कर दिया था। उसने डिमोनिक सिल्वर हैंड का यूज करके हान ली को पॉइजन दे दिया। तो हान ली उस कमरे में एंटीडोट ढूंढने लीप पाता है। उसे वहां पर एक संदूक मिल जाता है जिसमें एक टेक्निक, एक बिल और फॉरएवर स्प्रिंग स्किल की बुक थी। उस बुक को पढ़ के हान ली समझ गया था कि ये कोई आम मेथड नहीं बल्कि मॉर्टेलिटी कल्चरेशन की मेथड है। तो हान ली वो संदूक लेकर वहां से भागने लगता है, मगर तभी आयरन स्लेव उस पर अटैक करने आ गया था। हान ली उसके अटैक को डॉज करके कह रहा था कि अब डॉक्टर मो मर चुका है, इसलिए तुम्हें उसकी गुलामी करने की कोई जरूरत नहीं। मगर वो स्लेव उसकी एक नहीं सुनता। उसने हान ली को पकड़कर दीवार पर दे मारा, जिस वजह से वहां रखी हुई बेल नीचे गिर जाती है और बेल की आवाज सुनते ही वो स्लेव अपना अटैक रोक देता है। हान ली ये देखकर समझ जाता है कि इस बंदे को बेल से काबू किया जा सकता है, जिसके बाद वो उसका नकाब हटा देता है। ये कोई और नहीं बल्कि हान ली का दोस्त जैक था। हान ली तो उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो उसे जगाने की कोशिश कर रहा था, मगर जैक कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो हान ली संदूक में मिली हुई टेक्निक को चेक करता है और इससे उसे पता चला कि जैक को ह्यूमन पपेट में बदल दिया है। उसके अंदर कोई भी फीलिंग, सोल या स्पिरिट नहीं थी। ये सब देखकर हान ली बहुत ज्यादा मायूस था, क्योंकि उसके प्यारे दोस्त को बस अब एक बेल की रिंग से ही कंट्रोल किया जा सकता है। बस हान ली को उसका मास्टर बनने के लिए अपना खून उसकी आंखों पर लगाना था। तो जैक को अपने पास रखने के लिए अपना हाथ काट के ब्लड उसकी आंखों पर लगा देता है, जिससे जैक अब हान ली के कंट्रोल में आ गया था। वो कह रहा था कि मेरा दोस्त जैक तो जा चुका है, लेकिन मैं तुम्हें अपना गुलाम नहीं बनाऊंगा। जिसके बाद वो जैक के पास रखा हुआ लेटर पढ़ने लगता है। दरअसल ये लेटर डॉक्टर मो ने मारने से पहले हान ली के लिए लिखा था। उस लेटर में वो कहता है कि हान ली, अगर तुम इससे पढ़ रहे हो तो इसका मतलब मैं मर चुका हूं और मैंने तुम्हें डिमोनिक सिल्वर हैंड से पॉइजन कर दिया। लेकिन ये पॉइजन सन जेड से निकाला जाएगा। बस तुम्हें लेटर लेके जीएन सिटी चले जाना है। वहां तुम्हें मेरे घर मो मैंशन में जाना होगा। ये लेटर तुम मेरी वाइफ को दे देना और वो तुम्हें सन जेड दे देगी, लेकिन बदले में तुम्हें भी उसकी शर्तों को पूरा करना होगा। हाली, मैंने अपनी पूरी लाइफ में किसी को भी अपनी साइड एक्सप्लेन नहीं की। मैंने जो भी किया उसकी पनिशमेंट मुझे मिल चुकी है। इसमें मेरी बीवी और बच्ची की कोई गलती नहीं, इसलिए तुम मेरा गुस्सा उन पर मत उतरना। देखो, लाइफ बहुत छोटी दिया। हम इमॉर्टल्स जैसे इस लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। हम मॉर्टल के आगे कुछ भी नहीं। तो हाली, मेरे लिए तुम्हें दुनिया देखो, इस खूबसूरत दुनिया के मजे उठाओ। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका सपोर्ट ही मुझे और अच्छी कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। आपकी कोई सजेशन हो तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।